नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये सभी प्रश्न सीजी पीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग जो है जितने भी क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है तो सभी क्वेश्चंस के आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिएगा, या फिर आप लोग चाहो तो आप किसी कागज में भी आंसर लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप कमेंट बॉक्स में ही लिखो, आप कागज में भी लिख सकते हो, लेकिन साथ साथ में लिखो। मैं जैसे ही क्वेश्चन पढ़ूं वैसे ही आप लोग जो है आंसर लिखिएगा। इससे क्या होगा, आपको जो है चीजें याद रहेगी, आपको ज्यादा जो है रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप साथ में लिखते चलिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासक रतनपुर के कलचुरी शाखा से संबंधित थे। तो कलचुरी वंश से संबंधित प्रश्न है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से, मतलब नीचे 4 शासकों के नाम दिए हुए हैं, तो इनमें से रतनपुर के कलचुरी शाखा से कौन कौन संबंधित थे। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो देखिएगा यहां से आप लोग ना अधिकतर लोग 2 लोगों से ही परिचित होंगे। जो मोहन सिंह, इसके बारे में पता होगा आप लोगों को, अमर सिंह के नाम से भी आप परिचित होंगे। जो मोहन सिंह है ये रतनपुर का कलचुरी शाखा से संबंधित है और अमर सिंह जो है रायपुर के कलचुरी शाखा से संबंधित है। तो ये अधिकतर लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से। और ये जो वीर सिंह देव है और कमल देव, इनके बारे में अधिकतर लोगों को मालूम नहीं होगा कि ये रायपुर वाले हैं कि रतनपुर वाले हैं। तो देखिए जो बोल रहा है कि रतनपुर के कलचुरी शाखा से संबंधित थे, तो यहां पर जो अमर सिंह है ये तो नहीं आएगा, ये तो कट गया, ये रायपुर वाला है, अंतिम शासक है ना रायपुर का। तो एक तो मोहन सिंह हो गया, ये रतनपुर का है। उसके बाद देखिएगा वीर सिंह देव, ये रतनपुर का कलचुरी शासक है। इसी के समय में ना कलचुरियों में विभाजन होता है, रायपुर शाखा और रतनपुर शाखा। तो वीर सिंह देव रतनपुर शाखा का शासक था। उसके बाद जो कमल देव है ये भी रतनपुर शाखा का शासक था। देखो वो कमल राज था ना, कलिंग राज फिर कमल राज, वो अलग है। उसके बाद भी एक कमल देव हुआ था और ये दोनों ना वीर सिंह देव और कमल देव, ये दोनों रतनपुर के जो प्रताप मल थे, जिसके बाद का इतिहास हमको ज्ञात नहीं है, जिसको कलचुरियों का अंधकार युग बोला जाता है। तो उस बीच जितने भी शासकों ने शासन किया, बाबू रेवाराम ने उनके बारे में लिखा है। तो बाबू रेवाराम के अनुसार ही वीर सिंह देव और कमल देव, इनके बारे में पता चलता है। और भी बहुत सारे शासक हैं, इस बीच कौन कौन से शासक हुए। तो ये 3 शासक वीर सिंह देव, मोहन सिंह और कमल देव, ये तीनों जो है रतनपुर के कलचुरी शाखा से संबंधित थे। हम लोग कूट देख लेते हैं क्या। तो कूट इस तरह से दिया हुआ है 1 2 3। अच्छा, यहां पर 1 2 3 आपका आंसर होगा ना, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा पहला वाला 1 2 3। तो कितने लोगों ने सही आंसर दिया है देखते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य को किस खनिज से अधिक मूल्य के राजस्व आय की प्राप्ति होती है। मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को किस खनिज से सबसे अधिक मूल्य का राजस्व प्राप्त होता है, ये आप लोगों को बताना है। देखो हमारे छत्तीसगढ़ में लोहा भी पाया जाता है, बॉक्साइट भी पाया जाता है, कोयला भी पाया जाता है, चूना भी पाया जाता है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा आय किस खनिज से प्राप्त होता है। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो देखिएगा जो कोयला है ये हमारे यहाँ सबसे ज्यादा आय देने वाला एक खनिज है, बाकी से भी होता है, कोयला से सबसे ज्यादा होता है। तो कोयला आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों को पढ़िए, पढ़ लेते हैं निम्न कथनों को, आप भी पढ़िए, जल्दी से आंसर भी दीजिए। पहला बोल रहा है, छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनजाति जनसंख्या उत्तर व मध्य में निवास करती है। तो देखो क्या बोल रहा है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो जनजाति बाहुल्य राज्य है। तो छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनजाति जनसंख्या उत्तर व मध्य में निवास करती है। तो देखो जो छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनजाति जनसंख्या है वो उत्तर और दक्षिण में निवास करती है, जबकि जो मध्य वाला भाग है वहां पर अपेक्षाकृत उत्तर और दक्षिण की तुलना में जनजातियों की जनसंख्या थोड़ी कम है। तो यहां पर ये वाला जो है आपका गलत हो जाएगा। मध्य में जो है उतने नहीं है, ध्यान रखना। जो मध्य वाला जो भाग है ना उसमें जो क्या कहते हैं जनरल हो गए, एससी हो गए, वो वाले ज्यादा हैं उस तरफ, आदिवासी उतने नहीं है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। अगला दिया हुआ है, गोंड जनजाति कुल जनजाति जनसंख्या का 1/3 है। तो गोंड जनजाति जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या है, और कुल जनजाति जनसंख्या में अगर उसके प्रतिशत की बात करें तो कितना प्रतिशत होता है भाई, 56%।
मतलब कि कुल जनजाति जनसंख्या में 56% गोंड जनजाति है। तो यहाँ बोल रहा है कि गोंड जनजाति कुल जनजाति जनसंख्या का 1/3 है, मतलब ये लगभग 33% बोल रहा है। तो ये भी आपका गलत होगा, ये कथन भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगला दिया है भतरा जनजाति का पारंपरिक कार्य कृषि है। भतरा जनजाति का पारंपरिक कार्य कृषि है बोल रहा है। तो देखिएगा जो भतरा जनजाति है ना, जो कि बस्तर क्षेत्र में काफ़ी पाया निवास करती है भतरा जनजाति, और उड़ीसा से प्रभावित है भतरा जनजाति। तो इसका जो पारंपरिक कार्य है वो कृषि नहीं है, ये सेवक के रूप में कार्य करते हैं भतरा जनजाति के लोग। अभी तो खैर सब अलग अलग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी पहले, मतलब पहले जो है ये सेवक के रूप में काम करते थे। बस्तर क्षेत्र के जो भी धनाढ्य लोग होते थे उनके यहाँ सेवक के रूप में काम करते थे। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, मतलब तीनों कथन यहाँ पर गलत है। बोल रहा है निम्न कथनों को पढ़िए, तो तीनों कथन यहाँ गलत है। तो इस तरफ बोल रहा है कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर तीनों गलत है। तीनों गलत है ना, 1 2 3 उपरोक्त सभी गलत है। यहाँ पर एक ऑप्शन मतलब थोड़ा सा कुछ और देना था, तो यहाँ पर तीनों गलत है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क किस जिले में नहीं पाया जाता है। तो जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में लौह अयस्क नहीं पाया जाता है। दंतेवाड़ा दिया है, बस्तर दिया है, राजनांदगांव दिया है, कोरबा दिया है। तो देखिएगा यहाँ पर जो दंतेवाड़ा है, यहाँ से तो भाई लोहा पाया जाता है। दंतेवाड़ा से लोहा पाया जाता है बहुत बड़ी संख्या में। वहाँ पर बैलाडीला है, बचेली है, किरंदुल है, यहाँ से जो है लोहा पाया जाता है। उसके बाद जो राजनांदगांव है, यहाँ का बोरिया टिब्बू से अपना लोहा पाया जाता है, बोरिया टिब्बू से। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिएगा जो लौह अयस्क की बात कर रहा है ना कि छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क किस जिले में नहीं पाया जाता, तो दंतेवाड़ा में तो भाई पाया जाता है, राजनांदगांव के बोरिया टिब्बू में भी पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कोरबा, ये जो कोरबा है और ये जो बस्तर है, दोनों में लौह अयस्क नहीं पाया जाता है। बस्तर जो संभाग है वहाँ के काफ़ी सारे जिलों में पाया जाता है, जैसे कि दंतेवाड़ा जिला हो गया, नारायणपुर हो गया, कांकेर हो गया, यहाँ से लोहा पाया जाता है। लेकिन जो बस्तर जिला है जिसका जिला मुख्यालय जगदलपुर है, और वो अब काफ़ी छोटा हो गया है। अगर आप नक्शे में देखेंगे तो बस्तर जिला में भी लोहा नहीं मिलता है, और आपका जो कोरबा है यहाँ भी आपको लोहा नहीं मिलता है। तो इसका जो एक तरह से ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। बाकी आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो मेन जो बस्तर जिला है वहाँ से लौह अयस्क प्राप्त नहीं होता है, ध्यान रखना। बाकी कोरबा से भी लौह अयस्क प्राप्त नहीं होता है। कोरबा से कोयला मिलता है और बॉक्साइट भी मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केलो परियोजना से लाभान्वित जिले हैं। केलो परियोजना, जल्दी से बताइए भाई, केलो परियोजना के से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, और केलो परियोजना किस नदी पर है और किस जिले में है। तो देखिए केलो परियोजना जो है रायगढ़ जिले में है, और इससे जो है रायगढ़ और जांजगीर चांपा लाभान्वित होते हैं। केलो नदी पर है ना ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर बटालियन की स्थापना किसने की है। बस्तर बटालियन, तो जल्दी से बताइए। बस्तर बटालियन ये एक नई बटालियन है, और स्पेशली ये बस्तर क्षेत्र में जो नक्सलवादी हैं, माओवादी हैं, उनको समाप्त करने के लिए, उनका सामना करने के लिए बस्तर बटालियन तैयार किया गया है। तो ये किसने की है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किया है कि केंद्र सरकार ने किया है, कि बस्तर जिला प्रशासन द्वारा, कि केंद्र और राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से। वैसे तो ये केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है, लेकिन अगर स्पेशली हम लोग देखें तो ये सीआरपीएफ द्वारा शुरू किया गया। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो इसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। अब देखिएगा जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है ये केंद्र सरकार की है, तो इसका आंसर जो है केंद्र सरकार, ये आप यहां लगा सकते हो। अगर सीआरपीएफ होता तो सीआरपीएफ ही इसका आंसर होता। तो ये बस्तर बटालियन, या फिर इसी को जो है बस्तरिया बटालियन भी बोला जाता है। और अभी जो इस साल का जो बजट पारित हुआ उसमें जो है ये बोला गया है कि जो बस्तर टाइगर करके 2800 पोस्ट की भर्ती होनी है, वो बस्तर संभाग से ही लिया जाएगा। तो अगर आप में से कोई भरना चाहता है भर सकते हैं, अगर कोई बस्तर का हो तो बस्तर टाइगर ये भी शुरू हुआ है अभी, जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। और ये जो है बस्तर बटालियन, बस्तरिया बटालियन, ये सीआरपीएफ द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से छत्तीसगढ़ी गीतकार कौन है। तो इनमें से छत्तीसगढ़ी गीतकार कौन है भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए नीचे। तो श्रीकांत वर्मा तो कवि हैं, हिंदी वगैरह में कविताएं लिखा करते थे। जो लक्ष्मण मस्तूरिया है ये है हमारे छत्तीसगढ़ी गीतकार, लक्ष्मण मस्तूरिया।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में आभूषण पहुंची शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो ये काफी बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, आपका सीजीपीएससी हो या फिर सीजी व्यापम। तो मैंने इसको सीजीपीएससी में मेरे ख्याल से 2-3 बार देखा है शायद इस वाले क्वेश्चन को। तो पहुंची शरीर के किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है, ये आप लोगों को बताना है। बोल रहा है नाक में पहनते हैं, कान में, बाजू में, कलाई में। तो ये कहाँ पहना जाता है? बाजू में पहना जाता है। बाजू मतलब जो बाह होता है ना, बाह, वहां इसको पहना जाता है, बाह में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाजू। काफी बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पंथी गीत किस समाज में गाती हैं? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर करिए, काफी इजी क्वेश्चन भी है ये। तो जो पंथी गीत है ये हमारे सतनामी बंधुओं द्वारा गाया जाता है, पंथी गीत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ के कवि कौन है? तो किस कवि को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे जी को जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप जरूर बताइएगा, और आप अपने सुझाव भी मुझे जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।